हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगस्त का महीना आ चुका है और सभी कैट एस्पिरेंट्स के लिए अगस्त का मंथ सबसे ज्यादा क्रूशियल मंथ होता है। और चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे आपने अभी शुरू किया हो, अगस्त में हर एस्पिरेंट के लिए एक काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, विच इज टू स्टार्ट टेकिंग द मॉक्स। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सुनने में आया होगा कि जितना एनालिसिस पे टाइम स्पेंड करोगे ना, उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी अभी तक कैट के मॉक्स लिए हैं तो सच्ची सच्ची बताना कि वो जो डीमोटिवेशन अंदर फील हो रही है और जो क्लूलेस सी फीलिंग है कि कैसे बढ़ेंगे मार्क्स, को ये भी तो समझाए, वो फीलिंग का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपके लिए जो वीडियो रेलेवेंट रहेगी वो मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ मॉक्स फिर भी देने पड़ेंगे। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपकी मॉक टेकिंग कैसे होगी। सो इस टाइमलाइन को आप दो हिस्सों में बांट दो। अगस्त और सितंबर में आपको एक पर्टिकुलर काम करना होता है और अक्टूबर और नवंबर में एक दूसरा काम करना होता है। अगस्त और सितंबर में करने वाले काम को हम बोलते हैं फाइंडिंग योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी और अक्टूबर और नवंबर को बोलते हैं फिक्सेटिंग योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। अब फाइंडिंग और फिक्सेटिंग का क्या मतलब है उस पे तो हम बाद में आते हैं, पहले हम ये समझें कि अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी होती क्या है। सो देखो, कैट में 3 सेक्शन होते हैं, VARC, DILR और कॉन्ट। आप जब कैट का पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, आपके पास ये चॉइस नहीं होती कि आप पहले कौन सा सेक्शन करोगे, यानी कि आप सेक्शंस का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आपको बाय डिफॉल्ट सबसे पहले VARC ही अटेम्प्ट करना पड़ता है और 40 मिनट्स पूरे होने के बाद ही DILR आएगा, एंड सेम विद कॉन्ट। तो इसका मतलब पेपर की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी तो सॉर्टेड है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हर सेक्शन की क्या अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि हम एक पेपर की स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, हम 3 सेक्शंस यानी कि 3 अलग अलग पेपर्स की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं। अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप एक सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, मान लो VARC को, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि VARC में आप सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करोगे, किस ऑर्डर में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, दैट इज योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट इज द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू डिसाइड द ऑर्डर, एंड दूसरा इज द टाइम लिमिट दैट यू सेट पर क्वेश्चन। इन दोनों ही पार्ट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ बाय गिविंग यू एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन एंड क्या अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी होती है। बट बिफोर दैट लेट मी गिव अ शाउट आउट टू आवर टुडे स्पॉन्सर विच इज iQuanta। iQuanta एक कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनका लास्ट कैट 2023 बैच इज नाउ लाइव। इस बैच में उन्होंने अक्टूबर तक सिलेबस को कंप्लीट करने का एक रोड मैप बनाया है जिसमें आपको 700+ आवर्स की क्लासेस दी जाएंगी। इस कोर्स को परचेज करने से पहले आप उनके डेमो सेशंस देख सकते हो। उनकी वेबसाइट पे एक्सक्लूसिव कैट सेशंस के अंडर आपको वो सारी वीडियोस दिख जाएंगी जिसे देख के आप उनका टीचिंग स्टाइल जज कर सकते हो। अगर आपको उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है देन आप उनका कोर्स भी परचेज कर सकते हो, जिसपे इस समय काफी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। और एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए आप उनका iCAT 2.0 मॉक भी ले सकते हो। ये मॉक सबके लिए फ्रीली ओपन कर दिया गया है फ्रॉम 28 जुलाई टिल 2 अगस्त। उसके बीच में कोई भी पर्सन जो इस मॉक को लेता है और टॉप 50 रैंकर्स में आता है, उन्हें इसी कोर्स के ऊपर एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। प्लस जो टॉप रैंकर होगा उसे एक iPad भी गिफ्ट किया जाएगा। सो मॉक लेना बिल्कुल फ्री है, डेमो क्लासेस एक्सेस करना बिल्कुल फ्री है। आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। अब स्टार्ट करते हैं VARC सेक्शन के साथ एंड उसमें अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसे डिफाइन होती है। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि VARC में आप पहले कौन से क्वेश्चंस करोगे। सो पहला चॉइस तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि क्या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले अटेम्प्ट करते हो या वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी फर्दर टाइप्स होती हैं। क्या आप लेंथियर पैसेजेस को पहले करना प्रेफर करते हो या शॉर्टर पैसेजेस को। सेकंड चॉइस ये हो जाती है, क्या आप चेक करते हो कि कौन से क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड हैं और कौन से इन्फ्रेंस बेस्ड हैं, और क्या आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वाले RCs को पहले करना प्रेफर करते हो या नहीं। फिर एक चॉइस ये भी हो जाती है कि क्या आप ऑर्डर वाइज मूव करना प्रेफर करते हो कि जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले आ गया मैं उसको पहले करूंगी एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वाला। फिर एक चॉइस ये भी होती है कि क्या आपकी किसी टॉपिक को लेके प्रेफरेंस है या फिर कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पसंद नहीं है। क्या आप साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के RCs को एंड में करना प्रेफर करते हो या फिर क्या आप साइकोलॉजी के
के आरसीएस को प्रेफर करते हो और पहले करना पसंद करते हो? मान लो आपने कोई पर्टिकुलर पैसेज को पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर उसमें भी फर्दर अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज होती हैं। क्या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पहले पढ़ते हो और क्वेश्चंस बाद में पढ़ते हो, या आप क्वेश्चंस पहले पढ़ते हो और अकॉर्डिंगली फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ते हो, या फिर क्या आप दोनों चीजें साथ साथ में पढ़ते हो कि पहले एक क्वेश्चन देखा फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पैराग्राफ देखा, या फिर कि पहले एक पैराग्राफ पढ़ा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ढूंढा? ये सारी अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज होती हैं फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी के 3 पार्ट्स होते हैं, पैरा समरी, पैरा जंबल्स और ऑड वन आउट्स। क्या इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपकी प्रेफरेंस है, या अगेन वो क्वेश्चन आपको पसंद नहीं है एंड दैट इज हाउ यू डिसाइड कि मैं पहले कौन सा करूंगी विद इन वीए? तो ये हो गए आपके सारे फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि वर्बल एबिलिटी में मेरी क्या अटेम्प्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब दूसरी ब्रांच जो हमने डिस्कस की थी वो थी टाइम लिमिट की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने के लिए आप कितना टाइम लिमिट सेट करते हो कि अगर इससे ज्यादा टाइम लगा तो आई विल स्किप। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी के अंदर आपकी टाइम लिमिट पर क्वेश्चन क्या है? तो ये हो गए हमारे सारे फैक्टर्स एंड हमारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ टाइम लिमिट्स। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी मैंने कैसे डिफाइन की थी, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी एक स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती। दिस इज द नंबर 1 रीजन कि लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लो आपने कहीं पे किसी कैट टॉपर की स्ट्रैटेजी सुन ली, या अभी आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, आप वो भी सुन लोगे। अगर आप वही स्ट्रैटेजी ट्राई करने की कोशिश करोगे, ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए वर्क ना करे। दैट इज द रीजन कि मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने से पहले ये सारे फैक्टर्स बताए, ताकि आपको ये पता हो कि इसके बाद आपका टास्क ये होगा कि आप सारे की सारी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगा के देखोगे और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओगे। तो जब मैंने वीआरसी की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की, मुझे ये पता था कि आरसीज की वेटेज ज्यादा है और मैं आरसीज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी देन वीए, तो मेरे लिए फर्स्ट क्लियर कट चॉइस थी आरसी फर्स्ट वीए लेटर। लेकिन अब इशू ये होता है कि जब मान लो 40 मिनट स्टार्ट हुए और वीआरसी सेक्शन आपके सामने है, आपको थोड़ी पता है कि आरसी के क्वेश्चंस कहाँ पे होंगे। तो मैं हमेशा वीआरसी सेक्शन को शुरू करते ही पहले 1 या 2 मिनट में पेपर को स्कैन करती थी और एक शीट के ऊपर नोट करती थी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आरसी है, 5 to 6 वर्बल एबिलिटी है, 7 to 10 फिर एक आरसी है एंड सो ऑन। साथ ही साथ जब मैं ये काम कर रही होती थी तो मैं नोट कर लेती थी कि आरसी का टॉपिक किस तरह का लग रहा है और लेंथ कितनी है। तो मान लो मैंने पेज पे लिखा 1 to 4 इज आरसी 1, उसी के सामने मैं एक टिक लगा देती थी अगर टॉपिक इजी सा लग रहा है, और एक और टिक लगा देती थी अगर पैसेज भी शॉर्ट है। इस तरह से जब मैं पूरे वीआरसी सेक्शन के साथ 2 मिनट के अंदर अंदर ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर चुकी होती थी, मेरे पास एक क्लियर कट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होता था फॉर आरसीज। तो ये तो हो गया आरसीज को पिक करने का ऑर्डर। जब मैं एक आरसी को पढ़ना शुरू करती थी तब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पहले पढ़ती थी एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मैं फिर से पैसेज पे वापस जरूर आती थी, इसीलिए मैं जो रीडिंग सबसे पहले करती थी वो फटाफट करती थी विद इन 3 मिनट। वर्बल एबिलिटी के अंदर पैरा जंबल्स के क्वेश्चन शुरू से मेरे दुश्मन रहे हैं, तो वो हमेशा एंड में होते थे और बाकी दोनों जिस मर्जी ऑर्डर में मैं अटेम्प्ट कर लेती थी। अब बात करते हैं टाइम लिमिट की। किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड करने के लिए मैं 3 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाती थी और सॉल्व करने के लिए 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व करना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अब मैं बाकी दोनों सेक्शंस के लिए भी आपको वैरायटी ऑफ फैक्टर्स बता रही हूँ ताकि आप अपनी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी खुद बना पाओ। डीआईएलआर के लिए अगेन क्लियर कट चॉइस, डीआई आपको पसंद है या एलआर आपको पसंद है, अकॉर्डिंगली आप पिक करते हो कि कौन सा सेट मुझे करना है। दूसरा फैक्टर आता है आपके फेवरेट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आज भी बहुत अच्छे लगते हैं, उस टाइम पे भी उन्हें सबसे पहले ही अटेम्प्ट किया करती थी। इसी तरह से एक फैक्टर होता है लेंथ ऑफ दिस सेट। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के कई क्वेश्चंस इतने लंबे होते हैं कि आप स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, तो उनको तो मैं हमेशा एंड में रखती थी, तो लेंथ बिकेम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसी तरह से एक फैक्टर होता है फेमिलियर सेट। कई बार ऐसे होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने सेम टॉपिक बहुत बार ट्राई किया हुआ है, तो हमें फेमिलियर है उसका कॉन्सेप्ट। एंड फाइनली अंडरस्टैंडेबिलिटी। डीआईएलआर में ना सेट पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि क्या मुझे कुछ पल्ले पड़ रहा है या सब ऊपर से निकल रहा है, तो उसको मैं बोलती थी अंडरस्टैंडेबिलिटी कि ये सेट समझ में तो आ रहा है, बस थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो हो भी जाएगा। अब मैंने डीआईएलआर के लिए अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कैसे बनाया था, तो अगेन पेपर शुरू होते ही पहले 1-2 मिनट के अंदर मैं स्कैन करती थी कि मान लो अगर 4 सेट
आए हैं तो DI के सेट्स कहाँ कहाँ हैं, LR के सेट्स कहाँ कहाँ हैं। देन उसके बाद मैं लिखती थी कि ये सेट लेंदी है या नहीं, ये सेट नोन टाइप का है या नहीं, ये सेट मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जिस पे भी सबसे ज्यादा टिक्स होंगे वो मेरा नंबर 1 सेट बन जाता था। ऐसे ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट डिफाइन हो जाता था। DILR के लिए भी मैंने हर सेट के लिए एक टाइमिंग डिफाइन कर रखा था। अगर मुझे एक सेट को 5 मिनट तक ट्राई करने के बाद नहीं समझ में आ रहा कि ये सेट कैसे सॉल्व करना है, आई विल स्किप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर होता है कि आप ऑर्डर वाइज स्टार्ट करो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो एंड अकॉर्डिंगली 22 वाले क्वेश्चन तक मूव करो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप टॉपिक वाइज चलो, कि सबसे पहले आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, फिर आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ढूंढ के उनको कर रहे हो एंड इस तरह से। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप राउंड्स टेक्निक का यूज करो, जिसका मतलब ये कि आप इजी क्वेश्चंस पहले करो, मॉडरेट क्वेश्चंस उसके बाद एंड डिफिकल्ट वाले लास्ट में। मैंने ये सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई करके देखी थी और मेरे लिए राउंड स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। तो राउंड स्ट्रैटेजी को मैंने किस तरह से इंप्लीमेंट किया कि सबसे पहले जैसे ही पेपर शुरू होता था मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती थी और क्वेश्चन नंबर 22 तक हार्डली 8 to 10 मिनट्स के अंदर फटाफट सारे क्वेश्चंस को स्कैन करके अटेम्प्ट करती थी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने सारे क्वेश्चंस को आपको स्कैन करना है, दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन को देखने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होता है। 10 सेकंड में आप डिसाइड करते हो कि क्या ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे समझ में आ रहा है, जिसके साथ मेरा कंफर्ट लेवल है और जिसमें एक हल्का सा फॉर्मूला या ट्रिक लगाने से आंसर आ जाएगा। अगर मुझे लगता था कि ये वैसे टाइप का क्वेश्चन है तो मैं उसे ट्राई करती थी और मैक्सिमम 1 मिनट लगाती थी। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर वो नहीं सॉल्व हुआ, आई विल स्किप। इस तरह से मैं 22 क्वेश्चंस के साथ अपना राउंड 1 कंप्लीट करती थी और एट द एंड ऑफ राउंड 1 मैंने 5 to 8 इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होते थे। सेकंड राउंड को हम बोलते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड मॉडरेट राउंड। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार 22 क्वेश्चंस को स्कैन कर रहे होगे, कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिए होंगे। वो क्वेश्चंस जो आपको लगा तो था कि इजी हैं बट आपसे सॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि 1 मिनट ओवर हो गया था, तो आपको पता नहीं लग रहा कि कहां पे गलती हो रही थी, पर आपको ये पता है कि अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डालोगे तो आंसर आ जाएगा। सो सेकंड राउंड में आप फिर से 1 से 22 तक मूव करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो एंड फाइनल राउंड बचा राउंड 3, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसमें से आप बस मेहनत करते हो कि शायद 1-2 और क्वेश्चन निकल आए। अब मैंने आपको तीनों सेक्शंस की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजीज के फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगस्त से लेके सितंबर एंड तक आप बहुत सारे मॉक्स दोगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कौन सी आपके फेवर में वर्कआउट कर रही है, विच मीन्स कि ऐसा जरूर होगा कि कई मॉक्स में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। दैट इज वाई यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टन्ड। ये मॉक्स को अटेम्प्ट आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है, विच मीन्स फाइंडिंग द राइट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। अक्टूबर और नवंबर का जो काम होता है जिसमें आप उसी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को फिक्सेट करते हो, उसका मतलब ये होता है कि हम बार बार उस स्ट्रैटेजी को यूज करके देखेंगे कि हम अपने मार्क्स को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कैसे करें ताकि एक छोटी सी रेंज में ही वो रहे। लेकिन वो काम हम तब करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी के लिए ट्राई फाइंडिंग द राइट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। आई ट्रूली होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करके जाए। अगर कोई भी और क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा है, you can simply let me know in the comment section and I'll be happy to reply. और वो लोग जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और जिनको वो वीडियो मैंने रिकमेंड की थी, I will link it here also, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। Thank you so much for watching this video guys.